एक नौजवान शायर हमारे बीच लुकमान अंसारी बहुत देर से मौजूद है। मैं चाहता हूं कि वो भी अपना कलाम पेश करे। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब लुकमान अंसारी का। मुअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात व डाइस पर बैठे सभी मोतबर शख्सियात, सभी को अस्सलाम वालेकुम। सदर मौसूफ से इजाज़त और मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। कुरान आया हाथ गुनाहों से बच गए, कुरान आया हाथ गुनाहों से बच गए, यानी जिहालतों की हवाओं से बच गए। कुरान आया हाथ गुनाहों से बच गए, यानी जिहालतों की हवाओं से बच गए। जिक्र रसूल पाक का ऐसा असर हुआ, हमने पढ़ा दुरूद बलाओं से बच गए, हमने पढ़ा दुरूद बलाओं से बच गए। शुक्रिया। और ये भी देखिए, हिम्मत का बसेरा है सदा घर में हमारे, हिम्मत का बसेरा है सदा घर में हमारे, बुज़दिल की जरूरत नहीं लश्कर में हमारे। हिम्मत का बसेरा है सदा घर में हमारे, बुज़दिल की जरूरत नहीं लश्कर में हमारे। इन्हीं के वसीले से चली आएंगी बरकत, मेहमान खुदा लिख दे मुकद्दर में हमारे, मेहमान खुदा लिख दे मुकद्दर में हमारे। और ये भी देखिए, आजकल छोटी सोच के लोग मुगलों के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, तो मैं यहां पर दो लफ्जों में बयान करूंगा कि मुगलों ने क्या किया। प्यार माओ से तो बहनों की हिफाजत की है, प्यार माओ से तो बहनों की हिफाजत की है, यानी हर कौम के लोगों से मोहब्बत की है। मुगलिया दौर की तारीख उठा कर देखो, हमने धरती पे नहीं दिल पे हुकूमत की है, हमने धरती पे नहीं दिल पे हुकूमत की है। और ये भी शेर देखिए सर, लहजा मेरा है लेकिन आपके दिल की बात मैं पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि झूठ के दरिया में कश्ती नहीं चलने देंगे, झूठ की दरिया में कश्ती नहीं चलने देंगे, अब कहीं शहर में गोली नहीं चलने देंगे, झूठ की दरिया में कश्ती नहीं चलने देंगे, अब शहर में कहीं गोली नहीं चलने देंगे। जुल्म सहे सहे के तेरा हो गए पत्थर के हम, अब हुकूमत तेरी मर्जी नहीं चलने देंगे, अब हुकूमत तेरी मर्जी नहीं चलने देंगे। शुक्रिया। ये भी देखिए, जगमगाती हुई दस्तार गिर भी सकती है। अगर चौथा मिसरा मेरा आपको समझ में आए तो मैं आपका साथ चाहूंगा। यह शेर देखिए, जगमगाती हुई दस्तार गिर भी सकती है, झूठ के हाथ से पतवार गिर भी सकती है। जगमगाती हुई दस्तार गिर भी सकती है, झूठ के हाथ से पतवार गिर भी सकती है। एकता में बड़ी ताकत है जमाने वालों, हम अगर चाहे तो सरकार गिर भी सकती है, हम अगर चाहे तो सरकार गिर भी सकती है। और एक आखिरी शेर, और रहमत तमाम कुछ नौजवान भाई यहाँ बैठे हैं, अगर उनके लिए मैं शेर ना कहूँ तो ये नाइंसाफ़ी होंगी। ख्वाबों में आके उसने मुझको जगा दिया, ख्वाबों में आके उसने मुझको जगा दिया, अपना हसीन चेहरा मुझको दिखा दिया। ख्वाबों में आके उसने मुझको जगा दिया, अपना हसीन चेहरा मुझको दिखा दिया। करती है प्यार मुझसे किया है उसने साबित, करती है प्यार मुझसे किया है उसने साबित, महफिल में आके उसने सबको बता दिया, महफिल में आके उसने सबको बता दिया। अस्सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शाम नाना भाऊ के नाम, ये आज के सत्कार मूर्ति माननीय नाना भाऊ पटेल जी, इनके जन्मोत्सव के निमित्त में यहाँ बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मोहम्मद वसीम भाई इन्होंने आयोजित किया हुआ है। तो मंच पे विराजमान आदरणीय सभी माननीय अतिथिगण, जनप्रतिनिधि, कलाकार, शायर, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया प्रतिनिधि और यहाँ सैकड़ों की हजारों की संख्या में बहुत जल्दी ही शामिल होने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे साथियों को दिल की गहराई से हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मैं डॉक्टर सुजाता गौरखेड़े
असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिस्ट्री की। और अभी यहाँ कर्नाटक से भी कुछ लोग आए, बसव कल्याण से भी आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि 3 साल तक मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नाटका में हिस्ट्री की प्रोफेसर रही हूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे जब पता चला, क्योंकि मैं बहुत मतलब दिनों के पहले आई, मैं कनाडा और अमेरिका में मुझे वहाँ की यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट स्पीकर करके बुलाया था, तो मुझे बहुत गौरवान्वित हो रहा है कि हम आज यहाँ नाना पटोले सर का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो मैं इतिहास के होने के नाते मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ मराठी में बताऊँगी कि नाना पटोले साहब को मराठी अच्छी आती है और ये महाराष्ट्र है और नागपूर की जनता मराठी जानती है। तो इतिहासाचा अभ्यास करताना मला एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवली की प्रत्येक काळात काही व्यक्तिमत्व अशी उदयास येतात जी केवळ राजकारण करत नाही, तर त्या काळातील जनतेच्या भावना, संघर्ष आणि आशा आकांक्षाचे प्रतिनिधित्व सुद्धा करतात। आज आपण अशाच एका संघर्षशील, स्पष्ट वक्ता आणि जनतेच्या प्रश्नाच्या सातत्याने आवाज देणाऱ्या नेतृत्वाचा वाढदिवस साजरा करत आहोत। तेव्हा खूप असा जलोत्साहित होऊन टाळ्याचा गडगडाट होऊ द्या। प्लीज गिव्ह हँड। नाना भाऊ पटोले जी, आप तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। जर भारताचा सामाजिक आणि राजकीय इतिहास पाहिला तर महात्मा फुले, राजश्री शाहू महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजातील वंचित आणि शोषित अशा सामान्य माणसाला एका केंद्रस्थानी नेऊन बसवले, त्यांनी चळवळ केली। तशाच प्रकारे आपण पाहतो की आज महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक न्याय, समता आणि लोकशाही मूल्यांची परंपरा नानाभाऊ सारखे खूप महत्त्वाचे नेते कार्य करत आहे। तर हीच परिवर्तनाची परंपरा त्यांच्या सार्वजनिक जीवनात आपल्याला स्पष्टपणे दिसून येते। विदर्भातील एका सामान्य शेतकरी कुटुंबातून संघर्ष करत महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रभावी स्थान निर्माण करणे ही काही साधी गोष्ट नाही। तर आमदार, खासदार, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून जबाबदाऱ्या सांभाळताना त्यांनी नेहमीच सामान्य माणसाच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिलेले आहे। त्यांच्या नेतृत्वात स्पष्ट वक्तेपणा आपल्याला दिसून येतो, एक अभ्यास वृत्ती आपल्याला दिसून येते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जनतेशी असलेल्या जिव्हाळ्याचं नातं आपल्याला दिसून येते। तर आज समाजापुढे असे अनेक गंभीर प्रश्न आपल्याला दिसणार आहेत। आजचा तरुण वर्ग बेरोजगार आहे, त्यांना नोकऱ्या नाही आहेत, पुष्कळशे असे आत्महत्या करत आहे। शेतकरी खूप जास्त प्रमाणात आत्महत्या करत आहे आणि ते असुरक्षित आहे। सामाजिक सलोखा हा टिकवणं खूप महत्त्वाचं आहे। आपल्याला अशाच आव्हानांना सामोरं जाण्याकरिता संविधानिक मूल्यावर ठाम विश्वास ठेवणारे नेतृत्व म्हणजे नानाभाऊ पटोलेजी यांचं कार्य खरोखरच वाखाणण्यासारखं आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सगळ्यांना माहीतच आहे, त्यांनी म्हटले होते की मनुष्य महान जन्माने नसतो, तर आपल्या विचारांनी आणि कार्याने तो महान होत असतो। हा विचार नानाभाऊ आपल्या संपूर्ण सार्वजनिक जीवनाला अत्यंत योग्य प्रकारे लागू पडत आहेत। समाजाला योग्य दिशा देण्यासाठी विचारांची प्रामाणिकता, सामाजिक बांधिलकी आणि लोकांप्रती असलेली संवेदनशीलता तीच खरे आवश्यकता आहे आणि नानाभाऊ यांच्या नेतृत्वात आपल्याला ती स्पष्टपणे दिसून येते। राजकारण केवळ सत्तेचे माध्यम नसते, तर ते समाज परिवर्तनाचे एक प्रभावी साधन असते। सामान्य माणसाच्या वेदना समजून घेण्याची त्यांच्यामध्ये क्षमता आहे, त्यांच्याकरता ते सदैव उभे असतात आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून ऐतिहासिक जबाबदारीसुद्धा ते सांभाळतात। म्हणूनच म्हटले जाते, नेतृत्व तेच महान असते जे सत्तेच्या बळावर नाही तर जनतेच्या विश्वासावर उभे असते। आणि ही जनता जिथे उभी आहे ते याच करता कारण त्यांचा पूर्ण विश्वास आहे नानाभाऊ पटोले यांच्यावर। आज आपल्या वाढदिवसानिमित्त आपणास मी उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि पुढील वाटचालीकरता मनपूर्वक शुभेच्छा देते। आपल्या नेतृत्वातून युवकांना अशीच प्रेरणा मिळत राहो, समाजातील दुर्लभ आणि अशा घटकांना न्याय मिळत राहो आणि आपल्या जनतेसाठी असंच निस्वार्थपणे कार्य आपण करत राहो, ही खूप खूप सदिच्छा। पुन्हा एकदा आपणास मी वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देते। आणि काही लोक कदाचित मराठी समजत नसतील म्हणून मला थोडंसं म्हणावंसं वाटते। हजारों चेहरे के बीच एक पहचान बन के उभरे हैं आप, हजारों चेहरे के बीच एक पहचान बन के उभरे हैं आप, जनता के विश्वास और संघर्ष से निखरे हैं आप। नाना भाऊ, आप केवल एक नेता नहीं है, तो आप महाराष्ट्र की आवाज़ बन के उभरे हैं आज। थैंक यू। तो आपके इस खास जन्मदिन पे हम ढेरों ढेरों शुभकामना देते हैं। हम पूरी जनता यहाँ जो उपस्थित है, हम सभी की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामना देते हैं, मंगलमय शुभकामना देते हैं। आप हमेशा स्वस्थ मस्त रहिए,
दीर्घायु रहिए और हमेशा जनसेवा के इस सफ़र में इसी तरह मजबूती से आगे बढ़ते रहिए। आदरणीय नाना भाऊ पटोले जी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज का ये भव्य दृश्य देखकर मन ऐसा प्रफुल्लित हो रहा है और कुछ लोग केवल कार्यक्रम आयोजित नहीं करते तो बल्कि दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, रिश्तों को मजबूत करने का काम करते हैं और समाज में मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत का माहौल का काम करते हैं। तो ये बनाने का काम आप सबको पता है मोहम्मद वसीम भाई इन्होंने किया है और आगे भी ऐसा ही वो काम करते रहेंगे। तो महाराष्ट्र के लोग इन्हें प्यार से महाराष्ट्र के मान्यवर तथा नामांकित नाना भाऊ पटोले जी, इनका छोटा भाई और छोटा नाना पटोले जी करके भी जानते हैं। तो पूरे महाराष्ट्र में उनको ये सम्मान उनके व्यवहार, उनकी मेहनत, संघर्ष और लोगों के प्रति अच्छे कामों के बदौलत उनको मिला है। तो आप सबको पता है कि आज का कार्यक्रम नाना भाऊ के नाम और एक ज़बरदस्त आज की जो शाम है उनके लिए उन्होंने आयोजित किया है। तो नाना भाऊ के मार्गदर्शन में हम सभी की ये इच्छा है कि वो जो अच्छा काम कर रहे हैं और अब ताजाबाग दरगाह शरीफ की भाग दौड़ नागपुर के योद्धा मोहम्मद वसीम पटोले जो उनके नाम से जाना जाते हैं उनके हाथों में सौंप दी जाए ताकि इस लंबी लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाई जा सके, ऐसा हम सबका कहना है। जोरदार तालियों के साथ इस बात का तायीद होनी चाहिए, जोरदार तालियां बजाएं ताकि आने वाला साल मोहम्मद वसीम भाई ताजाबाग ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में हम लोगों को मिले। ये कोशिश है नाना भाऊ पटोले की कि वो बहुत जल्द हजरत बाबा सैयदना मोहम्मद ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन बन जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे वसीम भाई एक लीडर है, एक बहुत बड़े नेता है जिन्होंने इस धर्म की आस्था के लिए, उसके आस्था के प्रतीक के लिए ताजाबाग जो दरबार है शरीफ, वहाँ पे अवैध कब्जों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की शुरुआत की है। और आज आप देख रहे हैं कि ये योद्धा इस तरह से कानून के मैदान में जंग के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। जल्दी ही उनके हाथ में ये फैसला आ जाए। तो किसी भी बड़े कार्यक्रम को सफल बनाना एक आसान बात नहीं होता है। हजारों लोगों की व्यवस्था करना, दूर दूर से आए सम्मानित अतिथियों का स्वागत करना और हर छोटी बात का ध्यान रखना कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाना है। ये केवल आयोजन नहीं होता बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और सेवा और समर्पण का कार्य होता है। तो ये सिर्फ इसी साल नहीं कर रहे, वो मतलब कंटिन्यू हर साल ऐसा काम करते हैं और वसीम भाई हर साल इस जिम्मेदारी को बड़ी आत्मीयता के साथ, ईमानदारी के साथ और शानदार तरीके से निभाते हैं। ये वास्तव में एक काबिल तारीफ बात है और एक प्रेरणादायक भी बात है हम सब के लिए। तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी तरफ से। थैंक यू। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध कलाकार आए हुए हैं, शायर आए हुए, अलग अलग राज्यों से आए हैं, अनेक सम्मानित अतिथि और हजारों की संख्या बहुत जल्दी हो रही है, सैकड़ों की संख्या तो पक्की है। और सम्मानित अतिथि और हजारों की संख्या में उपस्थित इस बात का सबसे बड़ा ये पैमान है कि वसीम भाई ने केवल लोगों से पहचान नहीं बनाई बल्कि लोगों के दिलों में अपने एक अलग सम्मान की जगह बनाई है। सबसे खास बात यह है कि उनका हर कार्यक्रम किसी साधारण आयोजन जैसा नहीं होता बल्कि एक बड़े परिवार के शुभ समारोह जैसा होता है। जिस प्रकार किसी शादी या पारिवारिक समारोह में हर मेहमान को सम्मान, प्यार और आत्मीयता दी जाती है, उसी भावना के साथ यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत किया जाता है। सुंदर निमंत्रण पत्रिका बनाई जाती है, बेहतरीन व्यवस्था की जाती है, अनुशासन, शानदार मेहमान नवाजी और कार्यक्रम की भव्यता, ये सब वसीम भाई की मेहनत, दूरदर्शी सोच और उनके विशाल व्यक्तित्व को दर्शाता है। आज के दौर में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर बंटते जा रहे हैं, वहाँ वसीम भाई जैसे लोग समाज को जोड़ने, भाईचारों को मजबूत करने और इंसानियत को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान भी है। बहुत खूबसूरत सी बात कही गई है कि बड़े लोग अपनी दौलत से नहीं बल्कि अपने व्यवहार, अपने संस्कार और लोगों के दिलों में बनाई गई जगह से पहचाने जाते हैं। और सच कहूँ तो वसीम भाई, आपने लोगों के दिल में अपना सम्मान, विश्वास और मोहब्बत हासिल की है। तो मैं एक ही बात करूँगी, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, मनुष्य महान जो बनता है वो अपने विचारों से बनता है। और समय को ध्यान में रखते हुए मुझे बताया जा रहा है कि इसको थोड़ा सा विराम दो, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि वसीम भाई ने भी मुझे चांस दिया, वो घर भी आए थे और अच्छी बात हुई थी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेसन वसीम भाई एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे नाना भाऊ पटेल जी। मैं एक और कवि जो हमारे बीच में रामटेक से तशरीफ लाए,
रामटेक से आए राहुल शाम कुंवर से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी मज़ाहिया शायरी से और अपनी रचना से ताली बजाकर एक बार इस्तकबाल कीजिए राहुल शाम कुंवर का। अगर जाति व्यवस्था नहीं होती तो आरक्षण नहीं होता। अर्ज किया शायर ने कि अगर जाति व्यवस्था नहीं होती तो आरक्षण नहीं होता, अगर बाबा साहब नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता। क्या बात है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता, तो भारत का संविधान नहीं होता। अगर जाति व्यवस्था नहीं होती तो आरक्षण नहीं होता, अगर बाबा साहब नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता। वो शैतान जो इंसानों का बंटवारा कर गए, वो शैतान जो इंसानों का बंटवारा कर गए, वरना कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, वरना कोई हिंदू नहीं होता, वरना कोई मुसलमान नहीं होता। मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर गए वो हैवान है, मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर गए वो हैवान है, वरना कोई पाकिस्तान नहीं होता, वरना कोई हिंदुस्तान नहीं होता, वरना कोई पाकिस्तान नहीं होता, वरना कोई हिंदुस्तान नहीं होता। इंसानियत को रौंद कर जो धर्म और मजहब का बढ़ावा दे, इंसानियत को रौंद कर जो धर्म और मजहब का बढ़ावा दे, वरना कोई भगवत गीता नहीं होती, वरना कोई कुरान नहीं होता, वरना कोई भगवत गीता नहीं होती, वरना कोई कुरान नहीं होता। माथे की शिकन पर जरा सी झुर्रिया के आ गई। अर्ज कर रहा हूँ शायर ने कि खाली 2 मिनट में, माथे की शिकन पर जरा सी झुर्रिया के आ गई, खून के रिश्तों की नजाकत बदल गई, खून के रिश्तों की नजाकत बदल गई। वालिदों की खिदमत करने की जो खाती थी कसमें, वालिदों की खिदमत करने की थी खाती जो किस्में, हाथ में हल्दी लगते ही उन औलादों की औकात बदल गई, हाथ में मेहंदी लगते ही उन औलादों की औकात बदल गई। आधी रात को सीने में दर्द क्या हुआ, आधी रात को सीने में दर्द क्या हुआ, बड़ा बेटा जमीन का 7/12 ले आया, बड़ा बेटा जमीन का 7/12 ले आया। बीपी शुगर की जांच करने घर में हकीम क्या आया, बीपी शुगर की जांच करके घर में हकीम क्या आया। छोटा बेटा जमीन का बंटवारा ले आया, छोटा बेटा जमीन का बंटवारा ले आया। नए रिश्तों की कसमें पुराने रिश्ते चूराचूर क्यों हो जाते हैं, नए रिश्तों की कसमें पुराने रिश्ते चूराचूर क्यों हो जाते हैं। लीजिए हमारे बीच माननीय इमरान खान साहब, जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही अजीज हैं। होटल अफगान दरबार, जो कि सिर्फ नागपुर शहर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुंबई में भी और बैनुल अक़वामी इवन के दुबई में भी इन्होंने अपना होटल वहाँ पे शुरू कर चुके हैं। होटल अफगान दरबार, इमरान खान साहब हमारे बीच मौजूद हुए हैं, बेहतरीन और कामयाब बिजनेसमैन। इनका हम दिल की गहराई के साथ दिली खैर मकदम करते हैं और आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। आखिरी शेर है दोस्तों की, नए रिश्तों की कश्में पुराने रिश्ते चुराचूर क्यों हो जाते हैं, पुराने रिश्ते चुराचूर क्यों हो जाते हैं। शादी होते ही बच्चे माँ बाप से दूर क्यों हो जाते हैं, शादी होते ही माँ बाप से बच्चे दूर क्यों हो जाते हैं, दूर क्यों हो जाते हैं। रिश्तों की कड़वाहट के बारे में इंसान क्या जागे, रिश्तों की कड़वाहट के बारे में इंसान क्या जागे। मासूम बच्चे जवानी में इतने मगरूर क्यों हो जाते हैं, मासूम बच्चे जवानी में इतने मगरूर क्यों हो जाते हैं। अर्ज किया है कि आखिरी हाथों की लकीरों की रवानी बदल गई, हाथों की लकीरों की रवानी बदल गई। बुढ़ापा जो आया अकड़ीली जवानी बदल गई, बुढ़ापा जो आया अकड़ीली जवानी बदल गई। बेगम हमसे रूठकर जो दूर चली गई, जिंदगी की असली कहानी बदल गई,
जिंदगी की असली कहानी बदली, पड़ा रहता हूँ घर के कोने में फटे पुराने अखबार की तरह, फटे पुराने अखबार की तरह। तारीखें वही है, जिंदगानी बदल गई, तारीखें वही है, जिंदगानी बदल गई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। नवाज देवबंदी ने कहा था कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, और एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। माना कि मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते, और बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। ताली बजाकर इस्तकबाल कीजिए ऋतिक रंगाड़ी। अदब की इस महफिल में मुझ जैसे छोटे से कवि को बुलाकर जो आपने इज्जत बख्शी है उसके लिए शुक्रिया। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए अब कलाम पढ़ता हूँ, इजाज़त। चंद खुशियों का सहारा भी तो हो सकता था, चंद खुशियों का सहारा भी तो हो सकता था, एक दूसरे से गुजारा भी तो हो सकता था, चंद खुशियों का सहारा भी तो हो सकता था, एक दूसरे से गुजारा भी तो हो सकता था। सांस दर सांस सदा आती है दिल से हमको, सांस दर सांस सदा आती है दिल से हमको, जिससे बिछड़े हैं वो हमारा भी तो हो सकता था। और एक गज़ल जिसे दो चार अशार मैं पेश करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्त शामकोर साहब तशरीफ़ फरमाते हैं, उनके लिए। मेरी तरह ज़रा भी तमाशा किए बगैर, मेरी तरह ज़रा भी तमाशा किए बगैर, रोकर दिखाओ आग को गिला किए बगैर, मेरी तरह ज़रा भी तमाशा किए बगैर, रोकर दिखाओ आग को गिला किए बगैर। गैरत ने हसरतों का गरेबा पकड़ लिया, गैरत ने हसरतों का गरेबा पकड़ लिया, मेरी तरह जरा भी तमाशा किए बगैर, रोकर दिखाओ आग को गिला किए बगैर। गैरत ने हसरतों का गरेबा पकड़ लिया, हम लौट आए अर्ज़ ए तमन्ना किए बगैर, हम लौट आए अर्ज़ ए तमन्ना किए बगैर। चेहरा हजार बार बदल लीजिए मगर, चेहरा हजार बार बदल लीजिए मगर, माजी तो छोड़ता नहीं पीछा किए बगैर। हेलो, चेहरा हजार बार बदल लीजिए मगर, अफसर माजी तो छोड़ता नहीं पीछा किए बगैर। कुछ दोस्तों के दिल पे तो छुरियां सी चल गई, क्या बात कुछ है? दोस्तों के दिल पे तो छुरियां सी चल गई कि उसने मुझसे बात की पर्दा किए बगैर। क्या बात है, क्या शुक्रिया, बात है, वाह वाह। मैं नाना बाबू का हुक्म हुआ है कि लोंडे जी का वो कुछ अपने इजहार ख्यालात करना चाहते हैं और भाव की शख्सियत पे कुछ रोशनी डालना चाहते हैं, तो मैं भाव के लिए चार पंक्ति कहता हूँ। रिजवान भाई के मोहब्बत में जो निकलेंगे मगर कोहराम कर देंगे। नाना भाव, मोहब्बत में जो निकलेंगे मगर कोहराम कर देंगे, यही दो चार आंसू आपको बदनाम कर देंगे। मोहब्बत में जो निकलेंगे मगर कोहराम कर देंगे, यही दो चार आंसू आपको बदनाम कर देंगे। हमारे पास धड़कन है, नजर है, जिगर है, दिल है, तू जिस पर हाथ रख देगा वो तेरे नाम कर देंगे। लीजिए हजरात, मैं लोंडे जी से उनके आमंत्रित कर रहा हूँ अपना इजहार ख्यालात पेश करने के लिए। वो माइक पर आ रहे हैं, एक बार अपनी बेदारी का आप सबूत दे दीजिए, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आज हमारे वसीम भाई द्वारा हर साल की तरह आयोजित हमारे नेता, हमारे अजीज़ दिल नाना भाऊ पटोले जी के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंच पर सम्मानित मेहमान, आज इस मंच को जिस तरह से शायरों ने सम्मानित किया है, उसी तरह से
यहाँ पर ये लुक लाइक रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, हमजा, रणवीर सिंह लुक लाइक रईस शेख, ये जो नागपुर से एक्टर हैं, नागपुर के एक्टर हैं, लुक लाइक रणवीर सिंह, उनका स्वागत किया। आजकल रणवीर सिंह को हमजा बोला जाता है। दोनों फिल्मों के कलाकार, यहाँ पर मुस्लिम लीग के उपस्थित चारों हमारे अजीज़ नगर सेवक जी, असलम मुल्ला जी, फ़हीम शेख जी, अंसारी जी, विश्वास पाटिल जी, और अभी यहाँ पर सब जो आए हैं नाना भाऊ के, वसीम भाई के, अभी के चाहने वाले, ऑडियंस तो नहीं कहूँगा इसको, तो मुशायरे को चाहने वाले जो रात भर तक भी मुशायरा सुन ले तो सुबह होने के बाद भी मुशायरा सुनना चाहते हैं, ऐसे सब शेरदिल इंसान, क्योंकि जो कवि ने अपने तारीफ में अभी कह के गए हैं हमारे पांडे साहब, तो सभी को तो शेरदिल ही कहना पड़ेगा कि कवि को सुनने आते हैं। मैं बस छोटी सी कहानी बताऊंगा कि भारत में आज जो अवस्था है के ऊपर सभी ने अपने मुशायरों में बात कही। उर्दू बड़ी मोहब्बत वाली ज़बान है, कम शब्दों में बड़ी बड़ी किताब बयां करने वाली भाषा है। समय मिला तो ज़रूर अच्छे से सीखना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी के जद्दोजहद में वो भाषा नहीं सीख पाया। लेकिन वो भाषा हमारी हिंदवी भाषा है, हमारे यहाँ की भाषा है। कुछ नादान है, उनको अपना क्या है और पराया क्या है नफरत में समझ में ही नहीं आता है, तो उनको छोड़ दो। आज जो सियासतदान बैठे हैं उन्हें सिर्फ नहीं पता है कि धर्म के नफरत में जो आग उन्होंने लगाई है वो आग आज उनके घर तक भी पहुंच रही है। जल्दी उनको जलाएगी तब समझ में आएगा कि नफरत की आग किसी को नहीं छोड़ती है। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि आज नाना पटोले जी जो कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग जो कर रहे हैं, जो असलम भाई आप लोग कर रहे हो, फ़हीम भाई को तो क्या बोलना, अभी आग में झुलस के बाहर आए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक जगह आग लगी थी, सब बुझाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी स्थिति आज देश में नहीं है। उसमें एक चिड़िया थी छोटी सी, वो अपने चोंच में बूंद बूंद पानी लेके उस आग में डाले जा रही थी। सब लोग देख के हैरान थे, ये क्या हो रहा है। सब लोग देख के हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी आग लगी है, बड़े बड़े बम उसको बुझा नहीं पा रहे हैं, और ये चिड़िया है कि अपने चोंच में बूंद बूंद पानी लेके उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाना भाऊ जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम जो उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ऐसे किसी ने पूछ लिया कि ये सुन चिड़िया, यहां अच्छों से आग बुझ नहीं रही है, तेरे चोंच में ये जो बूंद बूंद तू जमा करके लाकर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, ये मसला क्या है, ये मसला क्या है। उसने कहा कि इस आग का जब इतिहास लिखा जाएगा, आप और हम सब उसमें शामिल हैं, आप और हम सब में वो चिड़िया है कि इसीलिए हम यहां पर साथ में बैठे। उसी को हम कहते हैं कि हम मजहब ही नहीं, हम मजहब में मोहम्मद ढूंढने वाले हैं। हम दूसरे के धर्म का, दूसरे के मान्यताओं का, दूसरे के विश्वास का सम्मान करने वाले लोग हैं। इसलिए हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में है, पहले हम भारतीय है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं सर्वप्रथम और आखिरी भारतीय हूं, तो ये चिड़िया भी ऐसी थी। वो चिड़िया ने कहा कि इस आग का जब इतिहास लिखा जाएगा, कि इस आग का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो आज नाना भाऊ ने जो लड़ाई खड़ी की, एक ऐसा माहौल था कि अब क्या होगा। कई दिलों में ये खौफ था कि जिस जंग आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये सब छोड़कर लोगों ने बलिदान दिए, 20-20, 22-22, भगत सिंह तो 23 साल के थे, अशफाक उल्लाह खान, उनके नाम नहीं छपड़ेंगे अपने महल वालों के, उनके नाम मुखबरी में छपड़ेंगे, महल वालों के नाम मुखबरी में छपड़ेंगे, पेंशन लेने में छपड़ेंगे और अंग्रेजों के तलवे छाटने में मिलेंगे। लेकिन हमारे और तुम्हारे पुरखों के नाम जो है ना,
वो बलिदानों में मिलेंगे आपको, वो देश के स्वाधीनता संग्राम में मिलेंगे। तो जब नाना भाऊ ने कमान जब हाथ में ली थी तब एक मायूसी का माहौल था कि अब क्या होगा। एक आध मूवी नागपुर में ऐसी भी बन जाए। नागपुर का इतिहास बड़ा है, नागपुर दीक्षा भूमि है, मानवता की भूमि है, एकता की भूमि है, इंसानियत की भूमि है। तो उसके बाद जो लड़ाई शुरू की और जो छक्के चौके नाना भाऊ ने मारे तो लोकसभा में सो गए, और उसी के बाद आपको एसआईआर के माध्यम से आपको और हमको बाहर करके आप इस देश के नहीं हो, वो गद्दार बता रहे जो कभी देश के थे। तो उनको हराना है, उनको हराना है। तो कोई भी लड़ाई हार और जीत की नहीं होती। आज मैं भी एक लड़ाई लड़ रहा हूं, और ये लड़ाई अपनी विचारधारा के लिए लड़ रहा हूं। ये लड़ाई उस कौमी एकता के लिए लड़ रहा हूं जिसकी भूमि ये नागपुर है। यहां से संदेश जाएगा, सवाल हार जीत का नहीं, सवाल मेरे देश के इकट्ठे होने का है। सवाल मेरा देश एक रहे, सवाल मेरे देश में भाईचारा एक रहे, सवाल मेरे देश में ऐसा नफरत का माहौल जो है वो खत्म हो। और कोई तो खड़ा था, उस चिड़िया की तरह मैं भी खड़ा हूं, जो बूंद अपने चोंच में पानी लेके एक मोहब्बत का, भाईचारे का, सबको एकता का संदेश देने की कोशिश करने के लिए मैं इस आज लड़ाई में खड़ा हूं। आशा करता हूं आप सब लोग मेरे साथ में खड़े होंगे, नाना भाऊ के साथ में खड़े होंगे, राहुल गांधी जी के साथ में खड़े होंगे। और ये लड़ाई हार जीत की नहीं, ये लड़ाई हमारे देश के अस्तित्व की है। उस लड़ाई में आप मुझे आशीर्वाद दोगे, उस लड़ाई में आप मेरे साथ में खड़े रहोगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और फिर से एक बार नाना भाऊ, आपका जन्मदिन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का दिन है। आप लड़ते हो तो हमें भी बल मिलता है कि साले क्या करेंगे। अच्छा शब्द नहीं है लेकिन आ जाता है, नागपुरी है हम लोग कि आप ज्यादा से ज्यादा करोगे क्या। ईडी इनकम टैक्स तो लगा नहीं सकते, चोरी चकारी तो की नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जेल में डाल सकते हो। जिसे तुम देशद्रोह कहते हैं ना, उसे कल स्वाधीनता संग्राम कहेंगे, कहा जाएगा। इसी शौक में हम हर चीज को सहने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।